अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपके फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि डायनेमिक्स के एमसीक्यूज़ को। और हमारे एमसीक्यूज़ के सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होता है कि मैं सिर्फ आपको सही आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा जो कॉमन कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स में पाई जाती हैं वो क्या क्या हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज़ और बारी है नंबर 1 की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ। जो देखो हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़े हमने, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो सवाल ये है कि जो न्यूटन का पहला लॉ होता है उसको और क्या कहते हैं। तो पहले तो आप याद कर लो कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है एक्चुअली उसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। करेक्ट आंसर लॉ ऑफ इनर्शिया है। लेकिन आम तौर पे इस किस्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो इसकी जगह पर फोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि बात यह है कि इस लॉ के अंदर जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि फ़ोर्स की बात हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। क्या है न्यूटन का पहला लॉ? न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक हर बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है, चाहे वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ़ोर्स की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट बात बताऊं बच्चों कि जब भी आप याद रखिए बात हो रही होगी न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ जो है वो असल में एक प्रॉपर्टी को जाहिर करता है कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होती तो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। और जो फोर्स की डेफिनेशन निकल के आ रही है ना, वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से निकल कर आती है, जिसका फार्मूला होता है F=ma। तो सिंपल सी बात है, अगर फोर्स होगा तो ज़्यादातर उसका ताल्लुक न्यूटन के सेकंड लॉ से होगा, बट फर्स्ट लॉ का ताल्लुक इस प्रॉपर्टी से है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है। नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पाई जाती है, मादे की मिकदार पाई जाती है, मैटर की क्वांटिटी पाई जाती है, दिस इज़ नोन एज मास। सो करेक्ट आंसर तो मास है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे लिख देते हैं आमतौर पे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो होता है वो होता है वेट। बच्चे इसको वेट सपोज कर लेते हैं, पर याद रखो वेट इज़ नॉट क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट एक्चुअली क्या होती है? वेट इज़ अ फोर्स। ये एक फोर्स होती है जिसके ज़रिए अर्थ जो है वो हर बॉडी को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपनी तरफ खींचती है। तो उस फोर्स का नाम जो है वो वेट होता है। तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है बच्चे इसमें गलती करते हैं वेट की। तो याद रखना आप कैसे बच सकते हैं, आपने याद रखना है वेट एक फोर्स का नाम है। बाकी किसी बॉडी के अंदर जो मैटर पाया जाता है, जो मादा पाया जाता है, बेसिकली वो मास कहलाता है। बाकी वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड। अच्छा जी, नंबर 3, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। अब दोबारा मिक्सअप होता है बच्चों का। पिछले वाले में लिखा था क्वांटिटी ऑफ मैटर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो किसी बॉडी में पाई जाती है, इट इज़ नोन एज मोमेंटम। ठीक है, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को कितना कंटिन्यू करती है, सही है, मोशन को कितना कंटिन्यू करती है, तो वो मोमेंटम पर डिपेंड करता है। मतलब समझ लो कि अगर किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है तो उसको रोकना मुश्किल है, और अगर उसको रोकना मुश्किल है तो हम कहते हैं उसका मोमेंटम ज़्यादा है। बाकी क्वांटिटी ऑफ मोशन इनर्शिया नहीं है। इनर्शिया रेस्ट से भी रिलेटेड होता है, और इनर्शिया जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से भी रिलेटेड होता है। इसके अंदर जो बच्चे गलती करते हैं वो होता है इनर्शिया। लेकिन याद रखना इनर्शिया का ताल्लुक रेस्ट से भी है और यूनिफॉर्म मोशन से भी है, बल्कि मोमेंटम का सीधा सीधा ताल्लुक जो होता है वो किससे होता है? मोशन से। बाकी फोर्स और ग्रेविटी आमतौर पे बच्चे सेलेक्ट नहीं करते, बिल्कुल ही गलत है वो तो। क्वेश्चन नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो डिफ़ाइन करता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी सिस्टम का जिसमें 2 बॉडीज़ पाई जाती हैं, बिफोर एंड आफ्टर क्या रहता है। तो देखो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके मुताबिक अगर एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है m2 और ये मूव कर रही है, एक बॉडी मूव कर रही है u1 वेलोसिटी के साथ, ये मूव कर रही है u2 वेलोसिटी के साथ, और ये 2 बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं, इंटरेक्ट करती है, m1 और m2 आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो नतीजे में फिर वेलोसिटी बदल जाती है, जाहिर सी बात है। m1 की वेलोसिटी के अंदर फ़र्क आ जाता है, लेट से उसको v1 से ज़ाहिर करते हैं, और m2 की वेलोसिटी को v2 से ज़ाहिर करते हैं। तो हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है, इसका मोमेंटम है m1 u1, इसका मोमेंटम होता है m2 u2। मोमेंटम मतलब
मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, इसका मोमेंटम होता है m1v1, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो मोमेंटम आ जाएगा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो मोमेंटम आएगा। और हमारा लॉ ये कहता है कि m1u1 प्लस m2u2, यानी टकराने से पहले के मोमेंटम का अगर आप टोटल करेंगे तो वो हमेशा बराबर आता है टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के। तो इसका मतलब क्या हुआ, टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है उसका करेक्ट आंसर ये है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, ना मोमेंटम बढ़ता है ना कम होता है, जाहिर सी बात है कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा जी, लिखा हुआ है वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड। जो किसी बॉडी का वेट होता है, मैंने आपको बताया वेट किसको जाहिर करता है, वेट एक फोर्स को जाहिर करता है जो कि अर्थ अप्लाई करती है किसी बॉडी को और अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। सही बात है, वेट को स्प्रिंग बैलेंस की मदद से नापा जाता है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन। आमतौर पर जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, मतलब अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में भी अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, माउंटेन पर जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट होगा, कराची में डिफरेंट होगा, या आप किसी और मुल्क चले जाते हैं तो वेरी कर सकता है वेट। वेट क्यों वेरी करता है, किस वजह से फ़र्क आता है, एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटेशन पुल की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, या साइज़ ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया वेट उस फोर्स को कहते हैं जिससे अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। तो जाहिर सी बात है अगर अर्थ के खींचने में फ़र्क आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेट होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। आमतौर पे बच्चे इसमें सोचते हैं कि साइज़ ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, नहीं, वो साइज़ ऑफ स्प्रिंग बैलेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, वो फ़र्क आता है ग्रेविटेशन पुल का। वजह यह है कि अर्थ की एक तो जो हमारी शेप है वो थोड़ी सी ऐसी इलिप्टिकल है, यानी सेंटर से जो यहाँ का फासला है वो अलग है, यहाँ का फासला अलग है। जितना फासला कम हो गया, ठीक है, इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा है, और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है ग्रेविटेशनल पुल की। तो फिर क्या होगा, अगर मिसाल के तौर पे हमें वेट कैलकुलेट करना होता है तो हमें पता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी। तो भाई जिस जगह पर वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा, वहाँ पर वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर जी कम होगा तो वेट भी कम हो जाएगा। ठीक हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। देखो हमें पता है कि अगर एक शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग कार्ट जिसमें रखते हैं ना, शॉपिंग करते रहते हैं, सामान रखते रहते हैं, तो हमें मालूम है कि जो खाली शॉपिंग कार्ट होता है उसको पुश करना आसान होता है। किसके लिहाज से, भरे हुए के लिहाज से। क्यों, बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज़ मोर मास। जो भरा हुआ कार्ट होता है उसका मास ज़्यादा होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज़ का मास कम है उस पर फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ती है, और जिस चीज़ का मास ज़्यादा है उस पर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। ये रिलेशन हो गया डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली रिलेटेड, जो कि यहाँ पर डी में नज़र आ रहा है। अगर ये वाला सेलेक्ट करते हैं, आमतौर पर बच्चे अगर इसको देख के सेलेक्ट करते हैं तो याद रखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मास ज़्यादा तो फोर्स कम, जो कि बात गलत हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब मास कम होता है, कार्ट खाली होता है, तो फोर्स भी कम लगानी पड़ती है, और अगर मास ज़्यादा होता है तो फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है, मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, मास कम तो फोर्स कम। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। अब इसमें दो ही आम तौर पे बच्चे जो है ना आंसर देते हैं, कन्फ्यूजन दो में ही होती है कि भाई ये टूवर्ड्स सेंटर है या अवे फ्रॉम सेंटर है। तो याद रखो दो वर्ड हैं, एक वर्ड होता है सेंट्रीपिटल, एक वर्ड है सेंट्रीपिटल, गैप होता नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए गैप दे रहा हूँ, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। इसको आप ऐसे समझ लो कि जो सेंट्रीपिटल होता है इसको कहते हैं सेंटर, ये वर्ड तो सेंटर को जाहिर कर रहा है, और पिटल का मतलब होता है सीकिंग, सीकिंग यानी कि अट्रैक्शन वाला, और फ्यूगल होता है, ये आप रिपेल से याद रखेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल का काम होता है बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करना, और सेंट्रीफ्यूगल का काम होता है सेंटर से रिपेल करना, यानी कि दूर की तरफ करना। तो अब सवाल ये है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो याद रखो
सेंट्रीपिटल अगर फोर्स होती है तो वो कोशिश करती है सेंटर की तरफ ले जाने की, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कोशिश करती है बॉडी को अवे ले जाने की। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवे फ्रॉम सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रिक्शन अपोज करती है मोशन बिटवीन टू बॉडीज़। एक फोर्स होती है फ्रिक्शन जिसे हम रगड़ कहते हैं, वो मोशन को अपोज करती है दो बॉडीज़ के दरमियान में बिकॉज ऑफ आमतौर पे जो रगड़ पाई जाती है दो सरफेसेस के दरमियान में। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सरफेस है और मैं इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक रुकावट होती है। अगर मैं इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अपोज करने वाली एक फ़ोर्स होती है जिस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन उसको अपोज करती है। ये होता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, यहाँ से देखें, तो एक्चुअली जो चीज़ हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र भी आती है ना, वो स्मूथ होती नहीं है। ये जो नीचे वाली सतह है ये भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है और ये जो ब्लू वाली है ये भी थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है। तो ये जो रफनेस पाई जाती है ना सरफेस में, इसकी वजह से फ्रिक्शन होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो है हमारे पास रफनेस ऑफ सरफेसेस। आमतौर पे बच्चे समझते हैं शायद ये वेट की वजह से, नहीं, ये वेट की वजह से नहीं है, ये रफनेस की वजह से पाई जाती है। वेट का काम तो नीचे ले जाना है, तो वो इस फोर्स के ख़िलाफ़ थोड़ी काम करता है। फोर्स के ख़िलाफ़ काम करती है फ्रिक्शन, जो कि रफनेस की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिट को मैं हमेशा बताता हूँ, उसको आप हद से याद रखें, रेंज से याद रखें। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है बेसिकली वो फ्रिक्शन की हद को जाहिर करती है। इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, हाँ ये रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। इट इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हाँ ये स्लाइडिंग से भी ज़्यादा होती है। इट इज़ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, जी हाँ ये काइनेटिक से भी ज़्यादा होती है। ये हद है फ्रिक्शन की, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि सब चीज़ों से ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर ये सारी बातें करेक्ट हैं, ऑल आर ट्रू। याद रखना लिमिटिंग कैसे, ये हद को जाहिर कर रहा है फ्रिक्शन की। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन पुल्स अ क्रेट। एक शख्स है वो एक क्रेट को पुल कर रहा है जिसका मास है 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम का एक क्रेट है, उसे एक शख्स जो है वो पुल कर रहा है। देखो यहाँ पर ये सरफेस आ गई और मान लो क्रेट मैंने यहाँ पर रख दिया, ये आ गया क्रेट और इसका मास जो है वो 25 किलोग्राम है और एक शख्स इसे पुल कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 60 न्यूटन, ठीक है। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसको रोकने का काम कौन कर रहा है, इसको रोकने का काम कर रही है एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि असल में बराबर है 20 न्यूटन के। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, इस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब पहली बात यह है कि आप ये बात कैलकुलेट करें कि यहाँ पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर तो फ्रिक्शन नहीं होती तो सारा का सारा एक्सेलरेशन 60 न्यूटन की वजह से होता, पर अभी मेरी कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उसको ये कैंसिल कर देगा, जो बचेगा उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। तो हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल कितनी फोर्स है जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें से फ्रिक्शन को माइनस कर दें तो नेट फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 60 न्यूटन, फ्रिक्शन 20 है, तो 60 में से 20 माइनस करो तो जो नेट फोर्स है एक्चुअली वो 40 न्यूटन के बराबर है। यानी इसके ऊपर जो असल में कुव्वत लग रही है, जो फोर्स लग रही है वो 40 न्यूटन है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू ma होता है। ये कौन सी फोर्स है, ये मैं कह रहा हूँ नेट वाली फोर्स है, जो बाकी बची है ना फोर्स फ्रिक्शन के कैंसिल होने के बाद। तो कितनी नेट फोर्स आई है हमारे पास, F नेट, ये आई है 40, क्योंकि 20 तो फ्रिक्शन ने ख़त्म कर दी, डिवाइड बाय कितने मास वाली बॉडी को हम खींच रहे हैं, 25 वाली। तो हमें एक बड़ा सिंपल सा काम करना है, 40 को डिवाइड करना है 25 से, ये आंसर आएगा 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसके लिए पहले आपको नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, जो कि आती है फ्रिक्शन को माइनस करके। ठीक हो गया बच्चों। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
जो टेक्स्ट बुक के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे यूनिट 3 डायनामिक्स के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।